हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को देखो क्या मिला है। एक खास तरीके का पानी मिला है। अब आप पूछोगे इस पानी में ऐसी क्या खासियत है, तो चलिए जानते हैं। अब एक बार आप ये वाली रिसर्च देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। साइंटिस्ट फाइंड एंशियंट वाटर ट्रैप्ड डीप बीनीथ इंडिया। देखा आपने, ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये एंशियंट वाटर है। आगे मैं आपको इसकी खासियत भी बताऊंगा। ये मिला कहाँ पे है? मेंटल ट्रांजिशन जोन में। मेंटल ट्रांजिशन जोन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पृथ्वी की बेसिक बातें पता होनी चाहिए। चलिए वो बेसिक बातें क्या हैं वो जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है उसके बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे अंदर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम इनर कोर। उसके ऊपर होती है आउटर कोर। उसके ऊपर होती है मेंटल। और सबसे ऊपर होती है क्रस्ट। जो आप गड्ढा खोदते हो, जो मिट्टी खोदते हो, वो क्रस्ट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए, इनर कोर, आउटर कोर, बाद में मेंटल, और ये है क्रस्ट। यहाँ पर देखिए, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। देख लिया? थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, देखा आपने? अब यहाँ पे देखिए, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अब आप पूछोगे आप तो टॉपिक को बहुत ज़्यादा हार्ड बना रहे हो। नहीं, हार्ड नहीं है टॉपिक, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो, अब आपको टॉपिक और ज़्यादा ईजी लगेगा। जो पानी मिला है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच में मिला है। कहाँ पे मिला है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। तो एक बार आप इन सभी लेयर का नाम देख लीजिए। सबसे अंदर वाली लेयर है, इसका नाम है इनर कोर, जिसके बारे में बता चुका हूँ। ये है आउटर कोर, ये है लोअर मेंटल, और ये है अपर मेंटल। यानी मेंटल को हमने दो भागों में बांट दिया। नीचे वाली का नाम है लोअर और ऊपर वाली का नाम है अपर। तो लोअर मेंटल और अपर मेंटल। तो ध्यान रखिएगा, जो पानी मिला है, जो एंशियंट वाटर मिला है, वो लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में मिला है। सोचिए, इतनी गहराई पर पानी मिला है, इसका मतलब उस पानी में कुछ खास बातें भी होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसके ऊपर वाली लेयर का नाम देख लीजिए। ये है एस्थेनोस्फेयर, इसके ऊपर वाली लेयर का नाम है लिथोस्फेयर। और जो क्रस्ट है, इस बार क्रस्ट को भी हमने दो भागों में बांट दिया। ओशियनिक क्रस्ट, यानी जो महासागर है, महासागर की जो सरफेस होती है नीचे वाली, वो ओशियनिक क्रस्ट है। और जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। थोड़ा सा मैं आपको दो डायग्राम और दिखाऊंगा, बाद में हम अपनी रिसर्च के बारे में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आप पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, बाद में एस्थेनोस्फेयर, बाद में लिथोस्फेयर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्रस्ट दो तरीके की होती है। एक तो जो ये महासागर है, जो समुद्र का पानी है, इसके नीचे जो चट्टान है जो है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है? तो महासागर के नीचे जो क्रस्ट होती है उसकी मोटाई कम होती है, 20 किलोमीटर के आसपास मोटाई होती है। बल्कि जो पहाड़ों के नीचे जो क्रस्ट होती है वो सबसे मोटी होती है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ों वाली क्रस्ट सबसे मोटी होती है। तो देखिए, महासागरों के नीचे क्रस्ट है वो केवल 20 किलोमीटर है, और जो पहाड़ है वहाँ पे क्रस्ट देखो कितनी मोटी है, 100 किलोमीटर। दो डायग्राम और दिखाऊंगा। ये वाला रहने दो, ये वाला भी रहने दो। बस ये वाला डायग्राम देख लो, ठीक है? बाद में हम अपनी रिसर्च पर वापस लौट जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पानी मिला है वो हमें अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में मिला है। ध्यान रखिएगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं रेपेटिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? अब चलिए हमारी रिसर्च पर वापस आ जाते हैं। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, बाद में हम
आगे चलेंगे, ठीक है। सोचिए, पृथ्वी के अंदर एक ऐसी रहस्यमयी सीमा जहां पहुंचते ही चट्टानों और खनिजों की दुनिया बदलने लगती है। इसे कहते हैं मेंटल ट्रांजिशन जोन यानी एमटीजेड। ये पृथ्वी के ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ दबाव और तापमान इतना अधिक होता है कि खनिजों की संरचना और उनके गुणों में बड़े बदलाव होने लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को इस गहराई के बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब मिलता है भूकंपीय तरंगों से। जब भूकंप की तरंगें पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती है तो उनकी गति अलग अलग क्षेत्रों में बदलती रहती है। वैज्ञानिकों ने एमटीजेड के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र देखे हैं जहां भूकंपीय तरंगों की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ये लो वेलोसिटी जोन इस बात का संकेत दे सकते हैं कि चट्टानों के भीतर पानी, तरल पदार्थ या जल युक्त यानी हाइड्रस मिनरल्स मौजूद है। यानी पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे एक ऐसा क्षेत्र छिपा है जो न सिर्फ हमारी धरती की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि पृथ्वी के भीतर पानी किस रूप में और कहाँ मौजूद हो सकता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो ये पानी है वो यहाँ पर पहुँचा कैसे, इतनी गहराई पर पानी पहुँचा कैसे। तो चलिए जानते हैं। करोड़ों साल पहले महासागरीय प्लेटें पृथ्वी के नीचे सबडक्ट हो गईं। इनके साथ समुद्र का पानी और हाइड्रस खनिज भी मेंटल ट्रांजिशन जोन में चले गए। फिर से सुनिए। करोड़ों साल पहले महासागरीय प्लेटें पृथ्वी के नीचे सबडक्ट हो गईं। इनके साथ समुद्र का पानी और हाइड्रस खनिज भी मेंटल ट्रांजिशन जोन में चले गए। तो क्या आपने ध्यान दिया, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस रही है। इस प्लेट के नीचे ये वाली प्लेट नीचे धंस रही है और मेंटल में जाके पिघल रही है। तो जब ये प्लेट उस दूसरी वाली प्लेट के नीचे जाती है तो इसी दौरान समुद्र का पानी भी इसके साथ चला जाता है। देखा आपने, जिसके कारण ये समुद्र का पानी इतनी गहराई में चला जाता है। देखिए जा रहा है ना। आगे मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। अब आप पूछोगे कि वैज्ञानिकों को पता कैसे चला कि इतनी गहराई पर पानी है। इतनी गहराई पर हम खोद तो सकते नहीं, हमारे पास ऐसी मशीनें भी नहीं है कि हम इतनी गहराई पर खोद पाए। तो वैज्ञानिकों को पता कैसे चला, तो चलिए जानते हैं। जब भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के भीतर से गुजरती हैं तो उनकी गति में परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक ने यहाँ कम वेग वाले क्षेत्र पाए। ये तरंगों की धीमी गति तरल या हाइड्रस मिनरल्स का संकेत है। फिर से सुनिए। जब भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के भीतर से गुजरती हैं तो उनकी गति में परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक ने यहाँ कम वेग वाले क्षेत्र पाए। ये तरंगों की धीमी गति तरल या हाइड्रस मिनरल्स का संकेत है। अब चलिए इस पानी के बारे में जान लेते हैं। इस पानी में क्या खासियत है, तो चलिए जानते हैं। अत्यधिक उच्च दबाव के कारण यह पानी विशेष प्रकार के उच्च दाब खनिजों की क्रिस्टलीय संरचनाओं के अंदर रासायनिक रूप से फंस गया। फिर से सुनिए। अत्यधिक उच्च दबाव के कारण यह पानी विशेष प्रकार के उच्च दाब खनिजों की क्रिस्टलीय संरचनाओं के अंदर रासायनिक रूप से फंस गया। तो ध्यान रखिएगा, जो ये खोज है वो CSIR NGRI के वैज्ञानिकों ने की है। यह खोज कहाँ और कैसे हुई, एक बार देख लीजिए। यह अध्ययन उड़ीसा और झारखंड राज्यों के नीचे फैले 3 अरब साल पुराने पूर्वी भारतीय क्रेटन पर केंद्रित था। यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिकों ने 16 ब्रॉडबैंड सिस्मिक स्टेशनों के नेटवर्क का उपयोग करके मेंटल ट्रांजिशन जोन का विस्तृत मानचित्र तैयार किया। मैं आपको बता चुका हूं मेंटल ट्रांजिशन जोन क्या होता है। यह पृथ्वी की ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच का एक महत्वपूर्ण संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ अत्यधिक दबाव और तापमान जो चट्टानों और खनिजों के गुणों को पूरी तरह बदल देती है। यह पृथ्वी की ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच का एक महत्वपूर्ण संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ अत्यधिक दबाव और तापमान जो चट्टानों और खनिजों के गुणों को पूरी तरह बदल देती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको 2 बार बताता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो 2 बार दिखाया। तो मेंटल ट्रांजिशन जोन के बारे में बता चुका हूँ। यह प्राचीन जल और पुनर्चक्रित सामग्री 410 किलोमीटर से
660 किलोमीटर की गहराई के बीच दबी हुई पाई गई। सुना आपने? 410 किलोमीटर से 660 किलोमीटर की गहराई पर। ये गहराई बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम कितना गहरा खोदते हैं? इतना थोड़ी खोद सकते हैं। इतना गहरा तो हम खोद ही नहीं सकते। हमारे पास कोई मशीन ही नहीं है। आगे देखिए, इसके पीछे का विज्ञान देख लीजिए एक बार। यह पृथ्वी की ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का एक महत्वपूर्ण संक्रमण क्षेत्र है। हाँ, सही बात है। MTZ लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच का एरिया है। यहाँ अत्यधिक दबाव और तापमान की स्थिति होती है जो चट्टानों और खनिजों के गुणों को पूरी तरह बदल देती है। सही बात है। ध्यान रखिएगा, दबाव और तापमान के कारण चट्टान और जो खनिज है उनके प्रॉपर्टीज ही बदल जाती है, क्योंकि प्रेशर और तापमान बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए, सिस्मिक वेव वेलोसिटी, जब भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के भीतर से गुजरती है तो उनकी गति यानी वेलोसिटी में परिवर्तन होता है। सही बात है ना? वैज्ञानिकों ने पाया कि इस क्षेत्र में कुछ कम वेग वाले क्षेत्र यानी लो वेलोसिटी जोन्स है। भूकंपीय तरंगों की धीमी गति यह संकेत देती है कि चट्टानों के भीतर तरल पदार्थ या हाइड्रस मिनरल्स मौजूद है। वो क्या है देखते हैं। अध्ययन के अनुसार इस विशेष क्षेत्र में चट्टानों के वजन का 0.1% से 0.3% हिस्सा पानी के रूप में मौजूद है। चूंकि मेंटल का आयतन बेहद विशाल है, इसलिए यह पानी कुल मात्रा के हिसाब से बहुत बड़ा भंडार बनाता है। सही बात है। आगे चलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यह पानी वहाँ पे पहुँचा कैसे, ये भी बता चुका हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, सबडक्शन प्रक्रिया। करोड़ों साल पहले महासागरीय प्लेटें टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के नीचे धकेल दी गई, यानी सबडक्ट हो गई। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो उसको सबडक्ट होना बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको एक्सपेरिमेंट करके समझाता हूँ। ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। अब हुआ क्या कि जो ये पतली वाली प्लेट है ये इसके नीचे चली गई, जा रही है ना, देखो इसके नीचे चली गई। यहाँ से देखिए, ये इसके नीचे जा रही है और मेंटल में जाके ये आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ना मेंटल में जाके पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? या पिघल जाएगा। तो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट, तो ये देखो इसके नीचे जा रही है ना। तो इस तरह जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो उसको हम सबडक्शन होना बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन प्लेटों के साथ समुद्र का पानी और हाइड्रस खनिज भी मेंटल ट्रांजिशन जोन में चले गए। सही बात है, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। आगे देखो, अत्यधिक उच्च दबाव के कारण यह पानी विशेष प्रकार के उच्च दाब खनिजों जैसे रेंगुवुडाइट या वार्ड स्लेइट की क्रिस्टलीय संरचनाओं के अंदर रासायनिक रूप से फंस गए। ध्यान रखिएगा, ये पानी इन दोनों के अंदर फंस के रह गया क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। आगे देखिए, इस खोज का महत्व है। यह अध्ययन इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि पृथ्वी का जल चक्र यानी वाटर साइकिल केवल महासागरीय सतह और वायुमंडल तक सीमित नहीं है। यानी महासागर और वायुमंडल में ही पानी नहीं है, बल्कि मेंटल में भी पानी मिला है हमें। देखो, प्लेट टेक्टोनिक का इतिहास। यह वैज्ञानिकों को प्राचीन महाद्वीपों के विकास, क्रेटन के निर्माण और पृथ्वी की पपड़ी के रिसाइकलिंग के इतिहास को डिकोड करने में मदद करता है। सही बात है। अब आगे मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करवाऊंगा ताकि आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए थोड़े से सवाल कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने भारत के नीचे प्राचीन पानी का पता लगाने के लिए किस क्षेत्र का अध्ययन किया है? उत्तर है 3 अरब साल पुराने पूर्वी भारतीय क्रेटन,
जो कि उड़ीसा और झारखंड में है। ये क्रेटन 3 अरब साल पुराना है और आपकी विज्ञान की वीडियो सामग्री के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय हो सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे हाँ, ताकि बताओ अपनी अगली बताओ वीडियो में हमें। इसे हाँ, इसके बारे में अच्छे से बताओ। वैज्ञानिकों ने पूर्वी भारतीय क्रेटन में मौजूद प्राचीन पत्थरों, जिन्हें ग्रैन्युलाइट्स कहते हैं, के अंदर फंसा पानी खोजा है। ये पानी लगभग 3 अरब साल पहले के समुद्रों का है और उस समय की पृथ्वी के वातावरण और महासागरों के बारे में अहम सुराग देता है। ये आपकी वीडियो के लिए बहुत शानदार कंटेंट हो सकता है, जिससे आप दर्शकों को पृथ्वी के इतिहास की एक अनोखी झलक दिखा सकते हैं। पहले तो हमें क्या ये बताओ कि क्रेटन क्या होता है। क्रेटन पृथ्वी की पपड़ी का वो प्राचीन और स्थिर भाग होता है जो महाद्वीपों का मूल आधार बनाता है। ये करोड़ों सालों से भूगर्भीय गतिविधियों से काफी सुरक्षित रहे हैं, इसलिए इनमें पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के बहुत पुराने साक्ष्य सुरक्षित रहते हैं। मुझे समझ नहीं आया तुम कहना क्या चाहते हो। क्रेटन होता क्या है और आसान भाषा में समझाओ। आसान भाषा में समझे तो क्रेटन पृथ्वी के महाद्वीपों का वो सबसे पुराना हिस्सा होता है जो बहुत मजबूत होता है और जो टूटता नहीं है। ये एक तरह से महाद्वीप की नींव है जो अरबों सालों से वैसी की वैसी बनी हुई है और इसी वजह से इसमें पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के राज दबे हुए हैं। तो ये जो रिसर्च की है वो करी किसने है। यहाँ पे लिखा हुआ है CSIR NGRI, ये कौन है। CSIR-NGRI का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये भारत का एक प्रमुख शोध संस्थान है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंपों और पानी और खनिजों जैसे संसाधनों के बारे में अध्ययन करता है। अगला सवाल है, यह प्राचीन पानी पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई में मिला है। ये प्राचीन पानी पृथ्वी की सतह से लगभग 410 से 660 किलोमीटर की गहराई में मेंटल ट्रांजिशन जोन में मिला है। आमतौर पर पानी कितनी गहराई पर मिलता है। जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ तो यहाँ पे पानी कितनी गहराई पर मिलता है। राजस्थान में पानी की गहराई अलग अलग जगहों पर बहुत बदलती है। आपके इलाके यानी सीकर और उसके आसपास के हिस्सों में कई बार पानी 40 मीटर से भी ज्यादा गहराई में मिलता है, जो कि यहाँ के सूखे मौसम और ज्यादा दोहन की वजह से है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खोदना पड़ता है। बोरिंग कितनी ज़्यादा खुदाई करने पर पानी निकालती है। सीकर और आसपास के इलाकों में कई बार बोरिंग को 200 या 300 मीटर तक भी खोदना पड़ जाता है ताकि पानी मिल सके। ये गहराई जमीन की भूगर्भीय बनावट और पानी के स्तर पर निर्भर करती है। और जो इस रिसर्च में पानी मिला है वो 410 किलोमीटर से 660 किलोमीटर की गहराई पे मिला है। ये तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली खबर है। हाँ, ये वाकई बहुत ही चौंकाने वाली खोज है। इतनी गहराई में पानी मिलना ये दिखाता है कि पृथ्वी के भीतर एक बहुत बड़ा पानी का भंडार मौजूद है जो शायद प्राचीन महासागरों का हिस्सा था। आपकी विज्ञान की वीडियो के लिए ये एक बहुत ही खास और मुझे अनोखा पता विषय है, बार बार मुझे मत बताओ, बस केवल नॉर्मल बातें बताओ। आगे देखो, अगला सवाल है, यह अध्ययन के अनुसार इस क्षेत्र में चट्टानों के वजन का कितना प्रतिशत पानी मौजूद है। 0.1% से 0.3%। अगला सवाल देखिए, इस खोज में वैज्ञानिकों ने किस तकनीक का उपयोग किया था। लिखा हुआ है 16 ब्रॉडबैंड सिस्टमिक भूकंपीय स्टेशनों के नेटवर्क का उपयोग किया था उड़ीसा और झारखंड के नीचे 3 अरब साल पुराना पानी का पता लगाने के लिए। वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन में मैग्नेटोटेल्यूरिक और भूकंपीय टोमोग्राफी जैसी तकनीकों का उपयोग करके पृथ्वी की पपड़ी की गहरी संरचना का मानचित्रण किया था, जिससे प्राचीन पानी का पता चला। अगला सवाल है, पृथ्वी के भीतर यह पानी किस रूप में फंसा हुआ है। यह पानी उच्च दाब खनिजों की क्रिस्टलीय संरचनाओं के अंदर रासायनिक रूप से फंसा हुआ है। इस पानी की मेंटल तक पहुंचने की मुख्य प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम सबडक्शन कहते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये वाली बात बता दी है, इसके बाद में मैंने ये वाली बात बताई, बाद में ये बता दिया मैंने आपको, ये सारी लेयर्स बता दी आपको मैंने। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर भी लिखी हुई है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए, लिथोस्फीयर के बारे में बताऊंगा पहले, बाद में एस्थेनोस्फीयर, बाद में मेसोस्फीयर, आउटर कोर और इनर कोर। सबसे अंदर होती है इनर कोर, ये तो आपको पता है।
इसके अंदर होता क्या है, सॉलिड आयरन और निकल होता है। 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है ये। इसके बाद इसके ऊपर आती है आउटर कोर, इसमें लिक्विड आयरन होता है और निकल होता है। आपने सही सुना, पिघला हुआ लोहा और निकल। इसके कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगला इसके ऊपर है मेसोस्फेयर, लोअर मेंटल, ठीक है। लोअर मेंटल को हम क्या कहते हैं, मेसोस्फेयर, स्ट्रॉन्ग एंड मोर सॉलिड। इसके ऊपर कौन सी है, एस्थेनोस्फेयर, सेमी मोल्टन, यानी आधी पिघली हुई है, ये पूरी तरीके से नहीं, आधी पिघली हुई। प्लास्टिक एंड फ्लोइंग, जैसे एक प्लास्टिक नहीं होता क्या लचीला, वैसे ही ये लचीला है। यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास ये बॉल है, अब इसको मैं दबाऊँ तो ये दबेगा नहीं, क्योंकि ये लचीला नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ये एस्थेनोस्फेयर है ये प्लास्टिक की तरह लचीला है, याद रखिएगा। जैसे प्लास्टिक लचीली होती है वैसे ही एस्थेनोस्फेयर लचीला है। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिक एंड फ्लोइंग, क्योंकि ये फ्लो करता है, बहता है। जैसे पानी बहता है, उतनी तेज़ तो नहीं बहता, लेकिन ये बहता ज़रूर है। आगे देखो, प्लेट्स मूव ऑन इट, इसके ऊपर प्लेट्स मूव करती है। इसके ऊपर तो लिथोस्फेयर है, इसका मतलब लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर बहती है। लिथोस्फेयर के बारे में बात करें तो रिजिड होती है ये, और सॉलिड लेयर होती है। क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर देखिए, इनर कोर, आउटर कोर, मेसोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये तो बता दिया हूँ। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको अर्थ की डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रैपिड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, महो डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। तो ये जोन्स होते हैं, लेयर्स के बीच में ये जोन्स होते हैं। चलिए आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ, अभी दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे ऊपर से चलें या नीचे से चलें, एक काम करते हैं, हम नीचे से चलते हैं, ठीक है। इनर कोर और आउटर कोर, इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी जोन है, जो रेखा है, उसको हम बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। बाद में आती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में होती है। इसके ऊपर है रैपिड डिसकंटिन्यूटी, जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है। इसके बाद में आपको पता ही है मोहो डिसकंटिन्यू आती है, और सबसे ऊपर आती है केनार्ड डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, जो ये कहाँ पे है, ये बिटवीन है अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। इसके बारे में भी एक बार फिर से देख लो, मोहर डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है मोहरोविक। इनके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए, हमारी जो अर्थ की प्लेटें हैं वो इस तरीके से मूव करती है। ये देखो, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये वाला दिखाया था। यहाँ पे देखो, ये प्लेट इस वाली प्लेट के नीचे जा रही है और मेंटल में जाके पिघल जाएगी ये। तो यहाँ पे इसका मतलब ये एक दूसरे से रगड़ भी खाती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है तो भूकंप पैदा होते हैं। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, क्योंकि प्लेटें पास पास आ रही है। प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर भी जाती है।
इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। और प्लेटें इस तरीके से भी रगड़ खाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को मैं आपको समझाऊंगा अलग तरीके से। एक मिनट, मेरे पास दो चीज़ें हैं। देखिए, ये दो प्लेट है, ये इस तरीके से रगड़ खाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब पास पास आना, डाइवर्जेंट का मतलब दूर दूर जाना, और ट्रांसफॉर्म का मतलब प्लेटों का इस तरीके से रगड़ खाना। ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने शुरुआत में इसके बारे में बात करी थी, ध्यान रखिएगा। ये देखिए सबडक्शन जोन, जो कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बीच में बनता है। प्लेटें पास पास आती है कन्वर्जेंट में। यहाँ पे देखिए प्लेटें दूर दूर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म। मैंने दिखाया था ना आपको, प्लेटें इस तरीके से मूव करती है ट्रांसफॉर्म में। इसको हम लेटरल स्लाइडिंग भी बोलते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए दूर दूर जा रही है, इसका मतलब डाइवर्जेंट। पास पास आ रही है, इसका मतलब कन्वर्जेंट। और यहाँ पे देखिए लेटरल स्लाइडिंग हो रही है इस तरह, यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ये देखिए कन्वर्जेंट का एग्जांपल है, यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट इसके नीचे जा रही है। जैसे ही ये नीचे जाती है तो अपने साथ समुद्र का पानी भी लेकर चली जाती है, और अपने साथ काफ़ी ज़्यादा गहराई में 410 किलोमीटर से 660 किलोमीटर की गहराई पर ये अपने साथ समुद्र का पानी लेके चली जाती है। ध्यान रखिएगा, ये सोचिए कि ये है यूरेशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है और नीचे की तरफ जाके मेंटल में जाके पिघल जाती है। आगे चले तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। जो अटलांटिक ओशियन है, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट एस होता है उसके जैसा है, आकृति उसकी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एस के जैसी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अटलांटिक ओशियन की शेफ कैसी है, तो बता देना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एस के जैसे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर जाती है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होता है, यानी प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। आगे चले, ये क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। बताया था ना मैंने आपको, अटलांटिक ओशियन में इस तरीके से प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर जाती है। अब ये तीसरा है ट्रांसवर्ज या ट्रांसफॉर्म। मैंने बताया था ना आपको, प्लेटें इस तरीके से रगड़ खाती है। इसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। कई बार एक काम कीजिएगा यूट्यूब पर सैन एंड्रियास फॉल्ट नाम लिखिएगा। इस नाम से एक मूवी भी है, आप वो मूवी भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्लेटें इस तरीके से रगड़ खाती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे, ये देखो प्लेट है, ये देखो इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। बता रहा था ना मैंने आपको, ये कैरिबियन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट। आपको ध्यान में होगा हाल ही में वेनेजुएला में एक भूकंप आया था, वो कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में टक्कर होने से आया था। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना भी रखा है कि वेनेजुएला में भूकंप क्यों आया। यहाँ पे देखो कोकोस प्लेट, ये कौन सी? पैसिफिक प्लेट, ये नजका प्लेट है इसका नाम। ये अरेबियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, जिसके कारण हुआ क्या आपको पता है? हिमालय का निर्माण हुआ।
आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, नज़का प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जुआन डे फूका प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस तरह बहुत सारी प्लेट्स होती है। ये देखिए, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। यदि ये आपको पता है, इसका मतलब आप जानते हो कि भूकंप क्यों आते हैं। जब भी आप सुनते हो कोई खबर कि वेनेजुएला में भूकंप आ गया या उत्तराखंड में भूकंप आ गया, यदि आपको इसके बारे में पता है तो आपको ये भी पता है कि वहाँ पे भूकंप क्यों आया। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। ये है पेंजिया, बाद में पेंजिया, लोरेशिया और गोंडवाना में बट गया। ये देखिए, पेंजिया था, बाद में लोरेशिया और गोंडवाना बने, बाद में देखो आज का हमारा ग्लोब है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो कर लिए हैं।